देखो वर्ल्ड वॉर वन, ठीक। सबसे पहली चीज तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। सबसे पहली चीज है वर्ल्ड वॉर वन, एक ऐसा वॉर जो पूरी दुनिया भर में लड़ा गया। इतना तुम लोग बात समझ गए, ठीक। ये वॉर शुरू होता है 1914 में और खत्म होता है 1918 में। लेकिन इन 4 सालों में पूरी दुनिया, ये भी बात तुम लोग जानते हो, जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। पहले ग्रुप को हम लोग कहते हैं अलाइड नेशंस और दूसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर्स। अलाइड नेशंस की कुछ जो मेन कंट्रीज हैं वो है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, सर्बिया और जापान। और सेंट्रल पावर्स में जो 4 मेन कंट्रीज हैं और अंपायर्स भी हैं, इसमें ध्यान रखना। इसमें कंट्री है जर्मनी, ठीक, कंट्री है बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्री नहीं, अंपायर, ओटोमन कंट्री नहीं, अंपायर। तो वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसा वॉर है जो पूरी दुनिया भर में लड़ा गया। 1914 में स्टार्ट हुआ, 18 में एंड हुआ, 2 ग्रुप्स के बीच लड़ा गया और लास्ट में इसमें से जो ग्रुप जीता उस ग्रुप का नाम है अलाइड नेशंस। अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म कब हुई? वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई 11 नवंबर 1918 को। क्या हुआ 11 नवंबर 1918 को? देखो शुरू हुई 1914 में, खत्म हुई 1918, 11 नवंबर 1918। और एक और खास बात पता है क्या है? तुमने कॉजेस पढ़े थे वर्ल्ड वॉर वन के, उसमें तुमने एक इमीडिएट कॉज में एक चीज पढ़ी थी कि आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को गोली मार दी गई थी। जिस गाड़ी में वो बैठे थे, जिस गाड़ी में वो घूमने आए थे, जिसमें उनको शूट किया गया था, उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी उसका नंबर था 11-11-18। 11 नंबर, ठीक है, 11-11-18। 11 नवंबर 1918 को होता क्या है? ये जो सेंट्रल पावर्स है ये हार जाती है और जीतता कौन है? अलाइड नेशंस। अलाइड नेशंस जब जीतते हैं तो इसमें से सेंट्रल पावर सब एक एक करके सरेंडर करने लगती है। सबसे पहले बल्गेरिया सरेंडर कर देता है, फिर ओटोमन सरेंडर करते हैं, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी सरेंडर करता है। सबसे लास्ट में जो देश सरेंडर करता है सेंट्रल पावर्स की तरफ से, उसका नाम होता है जर्मनी। वो 11 नवंबर 1918 को सरेंडर करता है और जिस दिन ये सरेंडर करता है उसी दिन ये मान लिया जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन हैज बीन फाइनली ओवर, ठीक। और इस दिन को आर्मिस्टिस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मिस्टिस बताया था क्या होता है? आर्मिस्टिस का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट जिसमें ये लिखा होता है कि अभी जो 2 नेशंस हैं लड़ने वाले वो आपस में डील करते हैं कि अभी हम लोग टेम्परेरी तौर पे वॉर को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है, और हम लोग कुछ टाइम लेते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें वॉर रीस्टार्ट करनी है या फिर पीस ट्रीटी साइन करनी है, यानी शांति समझौता साइन करके वॉर को एंड करना है, ठीक। तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी, जो कि आखिरी देश बचा सेंट्रल पावर में सरेंडर करने के लिए, उसने भी सरेंडर कर दिया और वॉर खत्म हो गई। कुछ डेटा और फैक्ट्स क्या बताते हैं? कुछ डेटा और फैक्ट्स ये बताते हैं कि ये जो वॉर 4 साल चली, जब ये खत्म हुई तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 2 करोड़ प्लस पीपल डाइड। इसमें सोल्जर्स भी हैं और सिविलियंस भी हैं। खत्म हुई जब वॉर खत्म हुई 11 नवंबर 1918 को, तो इन 4 सालों का जब पूरा डेटा निकाला गया कि भैया मरे कितने लोग, जो 4 साल में वॉर के, उन 4 सालों में वॉर में कितने लोग मरे, तो पता चला कि 1 करोड़ 30 लाख के आसपास सोल्जर्स मर गए हैं और 70 लाख के आसपास सिटीजन्स मर गए, जिन्हें हम सिविलियंस भी कहते हैं, ठीक। ये तो हो गए मरने वालों की संख्या। बाकी 2 करोड़ से ज्यादा लोग फिजिकली डैमेज हो गए और कुछ इस तरीके से उनकी बॉडीज डैमेज हुई कि वो जीवन में किसी भी काम करने लायक नहीं बचे। मतलब किसी की बॉडी पैरालाइज हो गई, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, मतलब वो जिंदा हैं लेकिन किसी काम के नहीं। तो ओवरऑल अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो वो कितनी है? 4 करोड़, ठीक। 4 साल में 4 करोड़ की कैजुअलिटी, यानी पर ईयर कैजुअलिटी का जो नंबर है वो 1 करोड़ प्लस है। समझ में आ गया? दूसरी बात, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि 4 करोड़ कैजुअलिटीज हुई, ये बहुत नंबर है, ठीक, उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 100 साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी ना, लाइक 700-800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। लेकिन तब जो पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 100-120 करोड़ ही रही थी, ठीक। तो उसमें 4 करोड़ लोग मर गए 4 साल के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है। अब तुम कहोगे सर ये तो 10% भी नहीं है। पॉपुलेशन का अगर 1% हिस्सा भी मरता है तो बहुत होता है। अब लाइक कोविड-19 आया, कोविड वायरस आया ना, तुमने देखा कितने लोग मरे, ठीक, वो पॉपुलेशन का 1% भी नहीं था।
तो 1% भी नहीं। वो 1% भी नहीं था। लेकिन तुमने देखा ना कितने लोग मरे, रोज न्यूज आती थी कि उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल्स फिल हो गए थे, जगह नहीं मिलती थी, ऐसा होता था ना। सोचो जब कोविड-19 में पॉपुलेशन का 1% हिस्सा भी नहीं मरा तो हमें कितना ज्यादा लगता था, और यहाँ पे तो पॉपुलेशन का अच्छा खासा परसेंटेज मरा है, 4 करोड़ लोग मरे हैं, वो भी आज से 100 साल पहले जब पॉपुलेशन इतनी थी भी नहीं, तो कितना ज्यादा लगा होगा इन लोगों को। और अभी तुम्हें लग रहा है कि सर 4 करोड़ लोग मर गए। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद असली डेथ्स का खेल स्टार्ट हुआ। जैसे इस समय कोविड-19 आया था, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई 1918 में, तो पूरी वर्ल्ड में एक फ्लू आया, उस फ्लू का नाम है स्पेनिश फ्लू। आफ्टर वॉर अ पैंडेमिक अकर्ड, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक, जैसे कोविड-19 वैसे एक पैंडेमिक आया जिसका नाम है स्पेनिश फ्लू, किल्ड 5 करोड़ प्लस पीपल वर्ल्ड वाइड। इसने फिर से 5 करोड़ लोगों की दोबारा से जान ली, मतलब जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं मरे उससे 2.5 गुना ज्यादा लोग अगले 1 साल में मरे स्पेनिश फ्लू से। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 1 करोड़ लोग मारे गए इस फ्लू से। अब देखो कोविड-19 में जो मरने वालों की संख्या थी वो थी 70 लाख। 70 लाख बहुत नंबर होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे हॉल में जब 100 बच्चा बैठता है तो तुम्हें लगता है हॉल भर गया है, ठीक, जब वैसे ही तुम 70,000 हॉल भरोगे तब 70 लाख आएगा। वो अभी मैंने 4 करोड़ देखा ना, 5 करोड़ लगा, बहुत कम है, ठीक। अब देखो कोविड-19 में मारे गए 70 लाख लोग, स्पेनिश फ्लू में मारे गए 5 करोड़ लोग, उससे 7 गुना ज्यादा। मतलब जब कोविड-19 में इतने लोग मरे तो ऐसा लगता था कि बहुत डेथ्स हो रही हैं, रोज डेथ हो रही है। सोचो आज से 100 साल पहले इससे 7 गुना लोग मारे जा चुके हैं स्पेनिश फ्लू नामक के पैंडेमिक में, वो भी 1 साल के अंदर। कोविड-19 तो फिर 3-4 साल चला था, ये 1 साल की कहानी है, समझ गए हैं? तो 2 करोड़ लोग मरे वर्ल्ड वॉर में, 5 करोड़ लोग मरे स्पेनिश फ्लू में, यानी 1914 से लगा के 1919 तक टोटल मरने वालों का जो परसेंटेज है वो 7 करोड़ प्लस है, समझ में आया? ये वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट था। आगे देखो बहुत बड़े बड़े एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था तो शुरू में वो जीतता है और जर्मनी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? जर्मन एम्पायर में, क्योंकि आसपास के हिस्सों में कब्जा करता है ना। ये रशिया का ये वाला पोर्शन जीतता है ना जर्मनी, तो अब जर्मनी जर्मन एम्पायर बन गया ना। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स खत्म हो गए, कोलैप्स कर गए। इनमें से जब ये खत्म हुए, कोलैप्स हुए मतलब बिखर के टूट गए, तो इनमें से बहुत सारे नए देश निकले और यूरोप का एक नया नक्शा ड्रॉ किया गया। ऐसा कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो 10 से ज्यादा नए देश यूरोप के नक्शे पे फिर से बनाए गए। यूरोप का नक्शा छोटा सा तो है ही, देखा है तुम लोगों ने, और उसमें 10 और नए देश ऐड हो गए, ठीक, जिनको आज तुम पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, यहाँ लाइन खींच गई, ठीक, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया करके कुछ ऐसे और देश हमें यूरोप के नक्शे पे देखने को मिले, समझ में आया? इसमें जितने भी तुमको ब्लैक कलर से दिख रहे हैं वो सारे सेंट्रल पावर्स हैं, वो सारे सेंट्रल पावर्स हैं। ओटोमन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब सेंट्रल पावर्स का हिस्सा है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो ये चारों साथ में थे, ठीक। जितने तुमको रेड से दिख रहे हैं वो सारे अलाइड नेशंस हैं, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, सर्बिया, रशिया, ये सब एक साथ थे, ठीक। और जो तुमको ब्लू से दिख रहे हैं उनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना, जर्मनी में जो तुमको ब्लू ब्लू शेड दिख रहा है ये हम तुमको बाद में बताएंगे क्या है, ठीक। ये मत समझना कि ये कोई देश है यहाँ पे छोटे छोटे, ये जर्मनी के अंदर का ही हिस्सा है जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जब जर्मनी पे लगी तो उससे ले लिया गया, ठीक। अभी इन हिस्सों के नाम भी बता देंगे। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी अलाइड और सेंट्रल के बीच, जीते अलाइड, तो अब ये लोग जो जीते हैं तो अब हारने वालों से कुछ कुछ चीजें लेंगे ना। इतने लंबे समय वॉर इन्होंने इसीलिए तो लड़ा था ताकि इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, पैसा मिले, जमीन मिले, रिसोर्सेज मिले, ठीक। तो अभी डायरेक्ट तुमसे पैसा मांग नहीं सकते हैं। अब हारा कौन? जर्मनी हारा, ऑस्ट्रिया हंगरी हारा, बल्गेरिया हारा, ओटोमन एम्पायर हारा, जीते ये अलाइड नेशंस। तो अभी डायरेक्टली इनसे नहीं कहेंगे हमें पैसा दो, ठीक।
अगर ये डायरेक्टली कहेंगे तो दुनिया भी इन पे उंगली उठाएगी कि इसीलिए तुमने वॉर लड़ा था ताकि तुम उन्हें लूटो। ठीक, इन्होंने इनसे इनडायरेक्टली पैसा और जमीनें मांगी, एक नाम दिया कि साइन पीस ट्रीटीज विद अस, हमारे साथ शांति के समझौते साइन कर लीजिए। शांति के समझौतों में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो दुनिया की भलाई के लिए, और उन्हें ही हम ट्रीटीज के नाम से जानते हैं। ये हारने वाले 4 देश सबको एक एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। जैसे जर्मनी ने जो ट्रीटी साइन करी अलाइड नेशंस के साथ, इन सब ने ग्रुप बनाया और ट्रीटी लगा दी। जर्मनी के ऊपर जो ट्रीटी लगाई उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ओटोमन एम्पायर के ऊपर जो ट्रीटी लगाई उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरस, यस सेवरस। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर एक ट्रीटी नहीं लगाई गई क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी टूट गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, अलग हो गया, ऑस्ट्रिया अलग हंगरी अलग। तो ऑस्ट्रिया पे ट्रीटी लगी सेंट जर्मन और हंगरी पे लगी ट्राइनन। बचा बल्गेरिया, बल्गेरिया पे लगी ट्रीटी ऑफ न्यूली। समझ में आ गया? ठीक, ट्रीटी ऑफ न्यूली छोड़ के ये चारों तुम्हारे सब्जेक्ट का पार्ट हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और वर्सेलिस। ठीक, जर्मनी का क्वेश्चन न्यूली छोटी सी है, बता देंगे अगर टाइम बचा तो। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें ये जानना है कि जर्मनी के साथ क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या कहती है। समझ में आ गया? ठीक, बैकग्राउंड समझ में आ गया? इसी बैकग्राउंड की बात करेंगे। सबसे पहली चीज देखो, कंडीशन ऑफ जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो जर्मनी के राजा का नाम था केसर विल्हेम सेकंड। ठीक, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 में हारता है तो जो केसर विल्हेम सेकंड होते हैं हैज फ्लेड टू नीदरलैंड्स। ये एन लिखा, ये नीदरलैंड्स भाग जाते हैं। जब ये नीदरलैंड्स भाग जाते हैं तो जर्मनी वॉर हार जाता है और ये नीदरलैंड्स भाग जाते हैं। ये जर्मनी के राजा हैं, राजा का मतलब मोनार्की, इट मींस जर्मनी में मोनार्की है। ठीक, मोनार्की का मतलब होता है कि जहां पे जनता को राइट नहीं होता है कि वो अपना नेता चुनेगी। लेकिन अब ये चले गए, इनके बाद कोई राजा बनने वाला है नहीं, जर्मनी वॉर हार चुका है। तो जर्मनी में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। उसी में एक पार्टी का नाम होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे ही ये 1918 में देश छोड़ के भागते हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पावर को टेक ओवर करती है और जनता उसे चुनती है अपना नेता। ठीक, इट मींस जर्मनी मोनार्की से किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है। जर्मनी में पहली बार डेमोक्रेसी आती है। तो जैसे ही केसर विल्हेम सेकंड देश छोड़ के भागते हैं वहां पे सोशल डेमोक्रेसी आती है, जनता को राइट्स दिए जाते हैं वोट देने के और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनाई जाती है जर्मनी के अंदर। ठीक, दूसरी बात, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जर्मनी को फोर्स किया जाता है कि अब आप ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को साइन करिए। इधर देखो, ठीक, देखो वॉर खत्म हुई 11 नवंबर 1918 को। 1918 को इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नहीं साइन करी है, इन्होंने क्या साइन किया है? आर्मिस्टिस साइन किया है। आर्मिस्टिस में लिखा है कि अभी वॉर रोकी जा रही है कुछ दिनों के लिए। ठीक, ताकि आगे क्या करना है हम इस बात के बेहतर डिसीजंस ले सकें। लेकिन कुछ समय में जर्मनी की सिचुएशन बहुत पुअर हो जाती है और जर्मनी क्या साइन कर देता है? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन कर देता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, और एक और चीज जर्मनी से कही जाती है, या तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को साइन करो, इफ नॉट साइन, अगर तुमने साइन नहीं किया देन बी रेडी फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। अगर आपने इस ट्रीटी, इस शांति समझौते में लिखे पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जर्मनी के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहिए। ठीक, ये बात अलाइड नेशंस जर्मनी से कहते हैं। अब जर्मनी क्योंकि वॉर हार जाता है, इतना वीक हो जाता है, तो जर्मनी के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। वो क्या करता है? 28 जून 1919, 11 नवंबर 1918, कितने महीने बाद? 7 महीने बाद क्या साइन कर देता है? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पे साइन कर देता है। अब देखो यहाँ कितना अच्छा गेम, 28 जून को साइन करता है, 7 महीने बाद कहाँ साइन करता है? हॉल ऑफ मिरर्स, एक पैलेस होता है फ्रांस में, उस पैलेस का नाम है पैलेस ऑफ वर्सेलिस। ठीक, इसीलिए इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, क्योंकि साइन करी गई है वर्सेलिस के पैलेस में। अब एक पैलेस में बहुत सारे हॉल्स होते हैं, तो उसी में एक हॉल होता है जिसको हम लोग मिरर हॉल के नाम से भी जानते हैं या फिर हॉल ऑफ मिरर्स भी उसको कहते हैं। समझ में आया? ये जो हॉल ऑफ मिरर है, तुम लोगों को अगर मेरी बात याद हो तो 1871 से पहले जर्मनी छोटे छोटे 39 हिस्सों में डिवाइडेड था। जर्मनी कोई देश नहीं था, वहां पे छोटे छोटे 39 टुकड़े थे जिसमें सबसे बड़ा टुकड़ा प्रूशिया था।
वहां पे एक लीडर था ओटो वन बिस्मार्क। उसको एक बात समझ में आई कि जो बचे हुए 38 छोटे छोटे टुकड़े हैं ये सब जर्मन बोलते हैं, हमारा इनका कल्चर सेम है, हम एक काम करते हैं इन सबको मिला देते हैं और क्या बना देते हैं, जर्मनी बना देते हैं। तो वो इन सबको मिलाता है ओटो वन बिस्मार्क, इन 38 स्टेट्स को, प्रूशिया को साथ में, और एक कंट्री का फॉर्मेशन करता है 1871 में जिसका नाम होता है जर्मनी। इस बात की वो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है वो पता है कौन से हॉल में करता है, हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्सलीज में ही करता है। केसर विल्हेम वन पैलेस ऑफ वर्सलीज में ही अपने सर पे ताज पहनते हैं कि मैं जर्मनी का राजा हूं। जर्मनी अब एक देश है जो छोटे छोटे 38 हिस्सों को मिला के बना है और मैं वहां का एम्परर हूं। और ओटो वन बिस्मार्क वहां के पहले चांसलर है, मींस प्राइम मिनिस्टर। तो इट मींस पैलेस ऑफ वर्सलीज जो कि फ्रांस में है, वहीं पे इस बात की घोषणा करी जाती है कि यूरोप के मैप में अब छोटे छोटे 39 स्टेट्स नहीं है, वो एक देश बन चुका है जिसका नाम है जर्मनी। और ये बात फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक, तो फ्रांस में ना मिरर ऑफ हॉल। हाँ, तो अब तुम कहोगे इन्होंने फ्रांस में जाके घोषणा कैसे वही करी? पूछ हाँ, फ्रांस और इसकी तो मतलब बीच में वो अलास्कन लॉरेन ले लिया था। अलास्का लॉरेन ले लिया था। इन्होंने पैलेस ऑफ वर्सलीज पे भी कब्जा कर लिया था और पैलेस ऑफ वर्सलीज में ही इस बात की अनाउंसमेंट करी, लेकिन फिर कुछ समय बाद इन्होंने पैलेस ऑफ वर्सलीज को फ्रांस को दे दिया, वापस दे दिया। ठीक, पैलेस ऑफ वर्सलीज पे इसलिए कब्जा किया था क्योंकि पैलेस ऑफ वर्सलीज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और सिंबल है फ्रांस का। जो फ्रांस के राजा रहे लुई 16, 14, 18 तुमने सुना है, वो सब कहाँ रहते थे? पैलेस ऑफ वर्सलीज में ही रहते थे। तो मतलब एक तरीके से फ्रांस की जान है पैलेस ऑफ वर्सलीज, और इन्होंने पैलेस ऑफ वर्सलीज में जाके ही इस बात की घोषणा करी कि जर्मनी इज अ नेशन नाउ। ठीक, और उसके बाद दे दिया पैलेस ऑफ वर्सलीज उनको वापस। जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हारते हैं तो फ्रांस उनको वापस पैलेस ऑफ वर्सलीज बुलाता है और वहीं उसी हॉल में, उसी टेबल पे, उसी जगह बिठा के ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी से साइन करवाई जाती है। ठीक है, रिवेंज। ठीक, समझ में आया? मतलब जहां पे जर्मनी इस बात की अनाउंसमेंट करता है कि अब हम एक देश है यूरोप के मैप पे, उसी हॉल में दोबारा से फ्रांस उसको बिठाता है और बताता है कि अब तुम एक देश नहीं हो यूरोप के मैप में। ठीक, समझ में आया? ये समझ गए? अब सवाल है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहती क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि आर्टिकल 231 के तहत, आर्टिकल 231 के तहत जर्मनी पे वॉर कॉज गिल्ट लगाया जाता है। अभी वॉर कॉज गिल्ट क्या है? ठीक, कि ये जो पूरी वर्ल्ड वॉर 1 हुई है इसका दोष सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देश को जाता है, उस देश का नाम है जर्मनी। इट मींस जर्मन लड़ा सबने, फायदे सबने लिए, मजा सबको आया, पूरा ब्लेम उठा के किसके ऊपर डाला गया? जर्मनी के ऊपर डाला गया कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस वॉर को शुरू करने के लिए, और इसमें जितना नुकसान हुआ है, जितने लोगों की जानें गई हैं, जितने पैसे का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? जर्मनी। ठीक, तो दूसरा पॉइंट उसी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में लिखा होता है कंपेंसेशन ऑफ 33 बिलियन डॉलर्स, कि जर्मनी को अलाइड नेशंस को 33 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी एज अ वॉर पेमेंट। ठीक है, वॉर की मेंटेनेंस के लिए, जो वॉर में खर्चा हुआ ना, अलाइड नेशंस की जमीनों पे जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा? 33 बिलियन डॉलर्स। ये अलाइड नेशंस ने वॉर में किया हुआ खर्चा वसूल लिया जर्मनी से। ठीक, ये उनको एक तरीके से किश्तों में देना। तीसरी चीज, जर्मनी से कहा अब आप मिलिट्री नहीं रखेंगे, अब आप खुद को डीमिलिटराइज कर दीजिए। डीमिलिटराइज का मतलब होता है कि जैसे अभी हमारे पास हथियार हैं तो हम मिलिटराइज हैं, हमारे पास हथियार हम रख दें अपने तो हम क्या हो गए? डीमिलिटराइज हो गए। जर्मनी से डीमिलिटराइजेशन में पहला पॉइंट ये कहा कि जो आपकी आर्मी है वो 1 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब 1 लाख सोल्जर्स ही अब आप पूरे देश में रख सकते हैं। जो आपकी नेवी है उसमें सिर्फ 6 बैटलशिप्स होंगे और कोई सबमरीन आपके पास नहीं होंगे। नो टाइम पे भी सबमरीन थी, उस टाइम पे भी सबमरीन, उस टाइम पे भी सबमरीन थी, बताया नहीं था उसने जो जहाज डुबाया था अमेरिका का, ठीक, यूएस का आरएमएस लिथुनिया, ठीक, सबमरीन ने तो डुबाया था। ठीक, एयरफोर्स बैन, एक भी फाइटर जेट प्लेन एयरफोर्स के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं हो। वेपन्स, कोई हैवी वेपन नहीं रख सकते आप, कोई टैंक्स, कोई मशीन गन्स, किसी भी तरीके के हैवी वेपन्स
जो बहुत मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, उसको रखने की इजाजत आपको नहीं। तो जो इनके पास हेवंस थे वो डिमिलिटराइज कर दिए गए, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए, डिस्ट्रक्ट कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। ठीक, सर ये लोग चुपके से बना सकते थे दोबारा। नहीं तभी तो ट्वीटी साइन करिए। उस ट्वीटी में लिखा होता है कि अगर आपने इसका एक भी क्लॉज, एक भी नियम तोड़ा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। ठीक, और एक जगह है जर्मनी में जिसको कहते हैं राइनलैंड, उसको डीमिलिटराइज कर दिया। मतलब राइनलैंड क्या है? ये जो जर्मनी देख रहे हो, ये नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये बॉर्डर एरिया देख रहे हो, डॉट्स खींचे हुए, इसी को कहते हैं राइनलैंड। राइन ये जर्मनी है, ये बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, ये जो बॉर्डर है इसे हम क्या कहते हैं? राइनलैंड। मतलब जर्मनी को ये कहा गया कि तुम अपने बॉर्डर पे भी सेना नहीं रख सकते हो, तुम्हारा बॉर्डर ओपन रहेगा। लाइक कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया ओपन कर दे। ठीक, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया आर्मी ही ना रखे वहां। ये आदेश ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत जर्मनी को दिया गया कि राइनलैंड को ओपन कर दीजिए, डीमिलिटराइज द राइनलैंड। और जब जर्मनी की तरफ से लोग पहुंचे इस ट्रीटी को साइन करने, तो जब उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश करी तो उनकी बात किसी ने सुनी तक नहीं। उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि हम यहाँ पे नेगोशिएशंस के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहते हैं और हम किसी भी तरीके के डिस्कशन के मूड में नहीं। ठीक, ये थे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर के कुछ मेन पॉइंट्स। समझ में आया कि वॉर शुरू हुई 14 में, खत्म हुई 18 में, इंडोनेशियंस के बीच जीते ये। जब ये जीते तो इनसे हिस्सा लेने के लिए सब पे क्या क्या लगाई? ट्वीटीज लगाई। आज हमने एक ट्वीटी पढ़ी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जो किस पे लगाई गई है? जर्मनी पे लगाई गई। वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या कहती है कि सबसे पहली चीज तो जर्मनी दोषी है वॉर के लिए, वॉर कॉज गिल्ट, आर्टिकल 231। ठीक, जितना भी नुकसान हुआ है उसका खर्चा जर्मनी देगा, दैट इज $1 बिलियन। जर्मनी को पूरा डिमिलिटराइज कर दीजिए, आर्मी 1 लाख, नेवी में सिर्फ 6 बैटलशिप, सिर्फ 6 लड़ाकू जहाज। ठीक, एयरफोर्स होगी नहीं, वेपन्स आपके पास होंगे नहीं, राइनलैंड जो कि आपका बॉर्डर एरिया है उस पर कोई मिलिट्री आपके पास होगी नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जर्मनी के कुछ जमीनें भी ले ली गई। ये सब जमीनें हैं, ये कुछ ले ली गई। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, टेरिटोरियल मतलब टेरिटरी मतलब जमीन, रीअरेंजमेंट मतलब बदलाव। तो जर्मनी की जमीन पे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स करे गए। इसको लिख लो, फिर उसके बाद इसको इरेज करेंगे, फिर टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये लिखो, वर्ल्ड वॉर 1 इन दो देशों के बीच, फिर यहां से ये है और फिर ये। समझ में आ गया ना सीक्वेंस क्या है इसका? लिखो, शुरू करें। देखो अब अगला टॉपिक है टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में सबसे पहली चीज तो 4-5 बातें बताई, उन्होंने तुमको बता दी, वॉर कॉज गिल्ट वगैरह वो सब। ठीक, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट का ये मतलब है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने जर्मनी की जमीन को कैसे बदल दिया। इट मींस जर्मनी के कौन से हिस्से किसको दिलवा दिए, जर्मनी की जो दुनिया भर में जो जर्मनी का कब्जा था अलग अलग छोटे छोटे देशों पे, वो देश अब किसके हिस्से चले गए, क्योंकि जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर 1 हार गया ना। ठीक, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये ट्रीटी जो साइन हुई वो कहां साइन हुई? हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स में, फ्रांस, पैलेस ऑफ वर्सलीज में। कहां है ये? फ्रांस में। तो फ्रांस ने कहा एक काम करो, सबसे पहले अलास्का और लॉरेन वापस कर दो। ठीक, तो लिखो सबसे पहला टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, यहीं शुरू कर। सब कहानी यहीं से शुरू करो, अलास्का एंड लॉरेन। बैक टू किसको वापस किया? फ्रांस को वापस किया। कब लिया था फ्रांस से? जब जर्मनी बना था 1871 में, तो फ्रांस को एक वॉर में हरा के लिया था अलास्का और लॉरेन। ठीक, तो सबसे पहले क्या वापस किया? अलास्का लॉरेन। कहां पे? फ्रांस को वापस किया। अच्छा, कहां है अलास्का और लॉरेन? जर्मनी बॉर्डर में, फ्रांस बॉर्डर में। देखो ये वाला जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये वाला इन दो लाइंस के बीच, समझ गए? ये क्या है? अलास्का एंड लॉरेन। ठीक, ये अब किसके हिस्से चला गया? फ्रांस के। तो अब इसमें ब्लू ब्लू हटा दो और अब इसको रेड से कर दो। फ्रांस का हो गया, फ्रांस का हो गया वो। ठीक, तो अलास्का लॉरेन फ्रांस हो गया। दूसरा देखो, पहला लिखो, दूसरा है यूपिन एंड नॉर्मंडी। दूसरी जगह का नाम है यूपिन एंड नॉर्मंडी। अब यूपिन एंड नॉर्मंडी कहां पे? ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, ये
ये जो ट्रायंगल से निकला है ये नहीं, ये जो है बॉर्डर राइनलैंड नॉर्थ उधर जर्मनी और बेल्जियम का बॉर्डर जो है ये है यूपेन एंड मालमेटी जो ब्लू ब्लू, ये बेल्जियम को दे दिया गया। ठीक, अब इसको भी रेस कर दो ब्लू ब्लू, ये भी जर्मनी के पास से गया, ये बेल्जियम के पास आ गया। ठीक, तुम्हें अगर याद होगा कि जब जर्मनी बना था 1871 में, तो उसने एक वॉर लड़ी थी ऑस्ट्रिया हंगरी से, एक लड़ी थी फ्रांस से, एक लड़ी थी डेनमार्क से। तो ऑस्ट्रिया हंगरी से तो लड़ी थी कि कंट्रोल हट जाए उसका, ठीक, जर्मनी के ऊपर कंट्रोल था ना उसको ऑस्ट्रिया हंगरी का, तो वो कंट्रोल हट जाए। फ्रांस से लड़ी थी तो अलास्का लॉरेन ले लिया था, अलास्का लॉरेन गया। भाई डेनमार्क से लड़ी थी तो यहाँ पे एक जगह है श्लास्विक, ये जो ब्लू ब्लू था ये ऐसे डेनमार्क था, और ये जो जगह थी ये है श्लास्विक, ये डेनमार्क की थी, जर्मनी ने टेक ओवर कर ली थी। ठीक, तो अब कहा कि जो श्लास्विक तुमने लिया है अब ये पहले डेनमार्क को वापस कर दो, तो अब ये चला गया। ठीक, अब देखो डेनमार्क के पास से गया, डेनमार्क के पास क्या गया श्लास्विक, स्पेलिंग लिख लो यहाँ पे। ठीक, तीन चीजें गई। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट देखो, जर्मनी की जमीन कट कट के पास वाले देशों के पास जा रही है। सबसे पहले अलास्का लॉरेन गया फ्रांस के पास, फिर यूपेन एंड मालमेटी बेल्जियम के पास, फिर श्लास्विक डेनमार्क के पास। चौथा पोसन एंड वेस्ट प्रूशिया, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आएगी तो जो वहां पे पॉइंट्स लिखवाए थे वो लिखने हैं, वो तो 5-6 पॉइंट्स उसके थे ही, और एक ये हेडिंग डालोगे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, जिसमें तुम बताओगे कि जर्मनी की जमीनें कहां गई। ठीक, क्योंकि वो सारी जो चीजें थी वो तो जर्मनी के ऊपर लगाई गई ना, लेकिन अभी जर्मनी से कोई जमीन तो नहीं ली गई, पर जर्मनी से जमीनें भी तो ली जाएंगी। ये हेडिंग डालोगे टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, और उसमें बताओगे कौन कहां पे गया, पोसन एंड वेस्ट प्रूशिया। अभी हमने पढ़ा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो कुछ 10 के आसपास नए देश बन के निकल के सामने आए, उसमें एक देश था पोलैंड। देखो कहां है पोलैंड, ये जो जर्मनी है इसे ब्लैक ब्लैक यहां तक आया, इसमें देखो ये ब्लू वाला जो पोर्शन, ठीक, ये हिस्सा जर्मनी से ले लिया गया। ठीक, यहां से थोड़ा सा हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी से ले लिया गया, यहां से थोड़ा सा हिस्सा रशिया से ले लिया गया। इन तीन जगहों से हिस्से लिए गए, यहां से ये वेस्ट प्रूशिया और पोसन वाला हिस्सा इससे, ऑस्ट्रिया हंगरी से ये वाला हिस्सा, और रशिया से ये वाला हिस्सा। ये एक नया देश बन के सामने आया, पोलैंड पूरा, ये पूरा सब। ठीक, ये लाइन हटा दो। तो जर्मनी पहले ऐसे था, लेकिन अब जर्मनी ऐसा हो गया, छोटा हो गया काफी। ठीक, समझ में आया? और ये यहाँ पे एक नया देश की फॉर्मेशन हुई, पोलैंड। ठीक, लेकिन पोलैंड में जो जर्मनी की तरफ से हिस्सा गया है, जो जर्मनी ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, वो किस एरियाज का है? पोसन एंड वेस्ट प्रूशिया, फॉर्मेशन ऑफ पोलैंड। अब ये देखो ब्लू ब्लू वहां पे ट्रायंगल है, ये देख रहा? हाँ, ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसको कहते हैं सार वैली। सार वैली बताया ठीक, ये सार वैली जो है ये यहाँ पे कोल माइंस हैं, कोयले की खाने हैं, और फ्रांस में बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए क्या चाहिए? कोयला, कोयला चाहिए ना। ठीक, कोयला कहाँ है? सार वैली में। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने ये कहा कि अलास्का लॉरेन तो फ्रांस को दोगे परमानेंटली, ये जो सार वैली है इसको भी 15 साल के लिए किसको दे दोगे? फ्रांस को दे दोगे। 15 साल के लिए, 15 देना था बाद में। सार वैली भी किसके पास गई? फ्रांस के पास। कितने सालों के लिए? 15 फॉर 15 इयर्स। दूसरा लास्ट पॉइंट, ऑल ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज का मतलब जानते हो? वर्ल्ड वाइड। ओवरसीज वर्ल्ड वाइड, ओवरसीज का मतलब होता है दुनिया भर। ठीक, ओवरसीज का मतलब होता है दुनिया भर। कॉलोनीज का मतलब होता है 1900 के टाइम पे जब एक मजबूत देश एक कमजोर देश पे कब्जा करता था और वहां के रिसोर्सेज को यूज करता था अपने फायदे के लिए। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया तो इंडिया किसकी कॉलोनी बन गया? ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। यहाँ से कॉटन ले जाते थे, व्हीट ले जाते थे, शुगर केन ले जाते थे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक, और दुनिया भर में बेच के रिच होते थे। तो वैसे ही जितनी कॉलोनीज जर्मनी की थी दुनिया भर में, और ओवरसीज कॉलोनी ऑफ जर्मनी,
वो किसको दे दी गई? ब्रिटेन, अलाइड नेशंस को। सबको बांट दी। अलाइड नेशंस ने सबने आपसी सहमति से उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आदमी जमीन बांटता है, ठीक, ये देश बांट रहे हैं, नेशन बांट, ठीक, कि वो वाला मेरा, वो वाला तुम्हारा। समझ में आया? जब बुक पढ़ोगे, बुक में तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि जर्मनी के पास दुनिया भर में कहां-कहां कब्जा था और कौन सी कॉलोनी किसके हिस्से में गई, ठीक। तो जितनी भी कॉलोनीज थी वो किसने ले ली? अलाइड नेशंस ने ली और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब एक और चीज देखो, अभी रुक जाओ, पढ़ना भी रुक जाओ। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज समझ गए? वहां पे 5-6 पॉइंट्स लिखवाए थे और ये लास्ट पॉइंट टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। अलास्का लॉरेन फ्रांस के पास, यूपेन मेलमेडी बेल्जियम, स्लास्फेड डेनमार्क, पोसेन एंड वेस्ट प्रूशिया से पोलैंड को कंट्रीब्यूशन, ठीक। सार वैली 15 साल के लिए फ्रांस में, और दुनिया भर में जितने कब्जे थे वो सारे अलाइड नेशंस ने मिल बांट के खा लिए। अब जर्मनी के पास बचा क्या? ओनली दिस एरिया, ठीक। जो देश एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से पहले इकोनॉमिक जायंट था, इंपीरियल रेस में लग चुका था, मात्र 4 साल बाद उसके पास यूरोप में सिर्फ इतनी सी जमीन बचती है। समझ में आ गया? ये थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। छोटी मोटी ट्रीटी नहीं है। एक देश जो इकोनॉमिक जायंट था उसको सिर्फ इतने से एरिया पे लाके इस ट्रीटी ने खत्म किया है, ठीक। ये हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन अ नेशन है। सबसे कठोर ट्रीटी जो किसी देश पे लगाई गई हो वो ये ट्रीटी है, ठीक है। और इस ट्रीटी को ये लोग पीस ट्रीटी कहते हैं, शांति समझौता।